राधे राधे भाई सभी को। अपना केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। उसी टॉपिक को आज अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, और उसका एक अलग टॉपिक है कौन सा, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, है ना। तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक था मैं उसको आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, और उसमें मैं बता रहा था कि पदार्थ होता है छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज की यार परमाणु के अंदर भी और पार्टिकल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की गई, है ना। बाद में जब मॉडल दिए गए तो उसमें बताया गया कि यार जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन होती है, कहाँ पर प्रोटॉन की लोकेशन होती है, कहाँ पर न्यूट्रॉन की लोकेशन होती है, नाभिक कहाँ पर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज की, बाद में अपने मॉडल दिए, प्रैक्टिकल कर करके उन्होंने मॉडल दिए अपने, है ना। तो उन्हीं को आज अपने को पढ़ना है। यदि मैं परमाणु मॉडलों की बात करें तो पहला जो परमाणु मॉडल दिया था किसने दिया था, जे थॉमसन। क्या नाम आता है वैज्ञानिक का, नाम आता है जे थॉमसन, जे थॉमसन। अच्छा, इसने क्या कहा था, परमाणु मॉडल दिया था। इसने कहा था कि भाई देखो, जो परमाणु होता है तो उस परमाणु के अंदर क्या है, गोलाकार होता है, और उसके अंदर पार्टिकल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसने इस परमाणु की तुलना एक फल से की, क्या, तरबूज। आज गर्मियाँ चल रही हैं तो तरबूज आप अच्छी भली भांति जानते हो कैसा होता है। उस तरबूज के अंदर बोला कि ये तरबूज के अंदर लाल वाला भाग है ना, जो ये रेड रेड पार्ट है जिसको हम खाते हैं, बोले ये तो है प्रोटॉन। और बोले इलेक्ट्रॉन, बोला इसके अंदर जो ये बीज है ना, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। कि बोला परमाणु के अंदर ना ऐसी संरचना होती है, उसमें इतना बड़ा तो होता है प्रोटॉन का भाग, और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जैसे बीज होते हैं, उसी प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। प्रयास अच्छा किया था बंदे ने बताने का, लेकिन उसकी जो एटॉमिक मॉडल था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि दरअसल इस तरीके से संरचना होती नहीं है। उसने क्या, इसीलिए इसका जो मॉडल था इसको क्या बोलते हैं, वाटर लेमन मॉडल, है ना। क्या बोलते हैं, वाटर लेमन मॉडल, तरबूज मॉडल, क्योंकि तरबूज पे इसका मॉडल आधारित था, लेकिन बाद में फ्लॉप हो चुका। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आए, कौन से, दूसरे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड, है ना। कौन से, रदरफोर्ड। इस भाई साहब ने तो प्रैक्टिकल किया था, है ना। और क्या प्रैक्टिकल किया था वो चीज़ ध्यान से समझना। इसने कहा कि भाई एक लो पतली सी सोने की पन्नी, क्या लो, एक पतली सी सोने की पन्नी, और बोला कि इतनी पतली होनी चाहिए कि जैसे कि कोई भी पदार्थ होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर होना है, ऐसे बना होता है। बोला ये जो लेयर है ना, ये केवल एक लेयर होनी चाहिए, ऐसे परमाणु केवल एक ही लेयर में होने चाहिए, ना तो इनके आगे और ऐसे परमाणु हों, और ना इनके पीछे ऐसे परमाणु हों, केवल सिंगल लेयर, केवल एक ही सतह होनी चाहिए, और ऐसे व्यवस्थित होनी चाहिए। तो मान लीजिए कितना मतलब पतली पन्नी होगी। उसने इसी प्रकार की एक पतली पन्नी लेने का प्रयास किया, और उसने कहा कि यही इधर लो एक तत्व, कौन सा, रेडियम। बोला रेडियम ही क्यों लेना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब बोलोगे साहब रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो एल्फा बीटा गामा जो तरंगें होती हैं उनको उत्सर्जित करते हैं, खुद ब खुद उत्सर्जित करते हैं। वो कौन से पार्टिकल कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ना। अब रेडियम है वो कौन सा, रेडियो एक्टिव तत्व है, एक कौन सा, रेडियो एक्टिव। बोले कि भाई ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है, इस रेडियम से आप ये जो पतली सोने की पिन्नी ली है, इस पर आप पार्टिकलों की बौछार कराओ। कौन से पार्टिकल, बोले एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल मैं आपको बता दूं, दरअसल ये पॉजिटिव होता है। हीलियम की जो कंडीशन होती है सेम ऐसे ही एल्फा पार्टिकल होता है। इसका भी परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका भी परमाणु भार 4 होता है ना। हीलियम का भी 2 होता है परमाणु क्रमांक, और उसका भी भार 4 होता है। आप तो बेसिकली ये समझिए कि जो एल्फा पार्टिकल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस एल्फा पार्टिकलों की जो बौछार है इस पन्नी पर कराई गई। अब इस पन्नी में क्या थे, पार्टिकल थे। अब ये पार्टिकलों से होके जाएंगे एल्फा पार्टिकल, है ना। अब तो हम मान लेते हैं, अब थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में समझते हैं, क्या समझते हैं, है ना। देखो जैसे कि मान लीजिए ये है पार्टिकल एक, है ना, बड़ा सा, ये हो गया एटम। अब इस एटम से एल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो कुछ जो एल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, इस प्रकार से सीधे निकल गए। कुछ क्या हुए, जैसे जो बीच में जाने वाले ही थे
वो कुछ एंगलों पर मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, है ना। और बीच में क्या हुआ कि एक पार्टिकल था जो सीधा जा रहा था, लेकिन ये तुरंत 120 डिग्री पर मुड़ गया, है ना। अब इससे 3-4 चीज़ें सामने आई। क्या चीज़ें सामने आई, ध्यान से समझा। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अल्फा कार्ड काफ़ी सीधे निकल गए, मतलब अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है भाई। उसने कहा दूसरी बात कि जो परमाणु होता है उसके बीचों बीच में नाविक होता है, और जो नाविक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसने कहा भाई पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। उसने कहा कि देखो साहब, हमने यहाँ से अल्फा पार्टिकलों की बौछार कराई, बोले कि बिल्कुल सही बोले, पॉजिटिव था। उस जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव के पास गया, जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव के पास गया, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया, वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। बोला यार बात तो सही कह रहा है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव यदि पास आएंगे तो रिपल्सन तो होगा, है ना, यानी कि दूर दूर तो जाएंगे, बिल्कुल। और देखो एक पार्टिकल तो ऐसा था जो बिल्कुल इसके सीध में जाके लगा, लेकिन ये वापस आ गया तुरंत, क्योंकि इसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसका प्रतिरोध इतना था, रिपल्सन इतना था इसका। बोला कि हाँ यार बात है। इसने, है ना, एक तो ये कहा कि भाई अधिकांश भाग खाली होता है, नंबर 2 क्या बोला, बीचों बीच में नाविक होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। बात आई आपके समझ में। और क्या कहा इसने, एक चीज़ और कही, क्या कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश द्रव्यमान इस केंद्र में भरा होता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो नाविक है इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिट, कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जैसे ही ये बात बोली कि नाविक और नाविक के चारों तरफ ऑर्बिट, और उन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, तो एक भाई ने इससे पूछ लिया, और उस भाई का नाम क्या था, मैक्सवेल। ये मैक्सवेल क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है, है ना, ये मैक्सवेल दूसरा वैज्ञानिक, है ना। इस मैक्सवेल ने पूछा कि रदरफोर्ड चाचा एक बात बताओ, ये ऑर्बिट है, बोला बिल्कुल सही। बोला आपके अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल हाँ, यही तो मैंने बोला था। तो एक बात बताइए हमको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब इसमें चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। बोला बिल्कुल सही कह रहा है, एनर्जी तो लॉस करेगा, बिना एनर्जी कोई चीज़ चलती नहीं है। तो बोला कि जब ये एनर्जी लॉस करेगा तो लॉस करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाविक में गिर जाएगा। भाई बोला यार बात तो सही कह रहा है, पर बोला कि यार ऐसे हो जाएगा तो फिर तो ऐसे परमाणु संरचना ही बिगड़ जाएगी। तो बोला ठीक है, आप बात छोड़ो, आप तो ये बताओ यदि ये नहीं गिरेगा तो क्यों नहीं गिरेगा, कारण बताइए। बोला एक कारण नहीं पता मेरे को, है ना, देखो ये नहीं पता मेरे को कैसे गिरेगा, बस ये घूमता है, इसके चारों तरफ ऑर्बिटों में घूमता है। यानी कि ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों ऑर्बिटों में चक्कर लगाते, कौन, रदरफोर्ड। इसलिए इसका जो परमाणु मॉडल था थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। किसकी वजह से, मैक्सवेल की वजह से। इसने इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाविक में गिर जाना चाहिए इस तरीके से, तो लेकिन गिरता नहीं है। बोला ठीक है। इसके बाद लेकिन एक और जो है वैज्ञानिक आते हैं, वो इस चीज़ का आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं, और वो मॉडल था उनका बोरबरी का मॉडल, नील्स बोर देते हैं उस मॉडल को। क्या नाम है, बोरबरी का मॉडल, बोरबरी का मॉडल किसने दिया था, नील्स बोर ने। ये जो मॉडल है ना, ये सर्वमान्य मॉडल है भाई, इसको मान लिया था। 3-4 चीज़ें थी जो रदरफोर्ड की इन्होंने कॉपी की। क्या की, इन्होंने कहा भाई रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल सही, सही कह रहा था वो, अधिकांश भाग खाली होता है। नंबर 2, परमाणु के बीच में नाविक होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही कह रहा है, वैसा ही होता है। नंबर 3, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है वो नाविक में भरा होता है, बिल्कुल कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। नंबर 4, परमाणु के नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है। बोला ये बात तो उसने सही कही है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इस एक्सप्लेनेशन को मैं देता हूँ। उसने बोला कि हाँ सर बताइए कैसे दोगे एक्सप्लेनेशन। तो सुनो ध्यान से, क्या कहा था उसने। उसने कहा कि भाई मान लो ये है अपना नाविक, क्या है, नाविक। उसने कहा ये है पहली ऑर्बिट, ये है दूसरी ऑर्बिट, ये है तीसरी ऑर्बिट, और ये है चौथी ऑर्बिट। बोला बात आई है समझ में, बिल्कुल आई। अब बोला कि भाई ये जो है नाविक है, और ये पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं अभी फॉर्मूला लिखा दूंगा आपको, है ना, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोला ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोला ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 कर देते हैं इसमें, है ना, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है 8 हो गए। अब उसने बोला
कि भाई ये जो जैसे मान लेते हैं ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन है। अब बोला यदि ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है, तो बोला उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। बोला अच्छा, मतलब यदि ये इसी कक्षा में ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी इसकी लॉस नहीं होगी, तो फिर एनर्जी लॉस कब होगी? बोला एनर्जी तब परिवर्तन करनी पड़ेगी इसको यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि ये निम्न ऑर्बिट हो गया, ये उच्च ऑर्बिट हो गया, नाभिक से दूर हो गया। बोला यदि ये इसमें से इसमें जाएगा ना, तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तभी इसके पास एनर्जी आएगी, तभी तो उच्च ऑर्बिट में जा सकेगा। बोला बिल्कुल सही है। बोला यदि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहता है ना, अपने जो निम्न ऑर्बिट है उसमें जाना चाहता है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी छोड़ेगा, अपनी एनर्जी मुक्त करेगा, तभी तो ये इसमें जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो और 10वीं से यदि आप 8वीं में जाना चाहते हो, तो आपने 10वीं तक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको थोड़ा बहुत भूलना पड़ेगा ताकि आप 8th के स्टैंडर्ड तक आ सकें। तो यानी कि आपकी जो एनर्जी है आपको रिलीज करनी पड़ेगी। यदि आपसे उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना चाहते हो तो आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, यदि उच्च से निम्न में जाओगे तो आपको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, यदि आप 10वीं से 12वीं में जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से ट्यूशन भी पढ़ सकते हो, है ना, किसी के लेक्चर भी ले सकते हो, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि आपको एनर्जी बाहर से कहीं ना कहीं से एक्वायर करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, यदि इस ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो उसे एनर्जी खींचनी पड़ेगी। बात आई समझ में? उसने यहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया और यहीं से जो था जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि भाई यदि ये इस ऑर्बिट में घूमेगा, इसकी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी, नाभिक में गिर जाएगा, वो जो उसका प्रश्न था यहीं पर समाप्त हो जाता। उसने कहा कि भाई ये जो अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो परिवर्तन तो होगा ही नहीं एनर्जी में, यदि ये उच्च या निम्न कक्षा में जाएगा तो ये ग्रहण करेगा या फिर छोड़ेगा। ये इसने अपना मॉडल दिया, है ना, और ये इसका सर्वमान्य मॉडल है ना। एक इसका जो फॉर्मूला है क्या है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। बोला n क्या होता है? n होता है यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर, है ना, कौन सा ऑर्बिट है। यदि ऑर्बिट मान लेते हैं 1 है, n बराबर 1 है, तो क्या होगा? n बराबर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आया? 2। यानी कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, n बराबर यदि 2 मान लेता हूँ तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया 8। यानी दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर यदि 3 मान लिया जाए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि 18। तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आप इसमें और आगे जोड़ जोड़ के आप निकाल सकते हो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बात आई आपके समझ में? आई थिंक आपको ये परमाणु मॉडल था ये समझ में आया है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।